Hello friends, welcome to our channel Civil Engineering Academy. Please subscribe to our channel and press notification bell icon to never miss any technical update. तो देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा अभी। टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल हैविंग रिजल्टेंट अंडर रूट 32 कॉमा देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 41 है अपने एमपीएससी प्री 2019 के पेपर का। तो ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों, ये प्रॉब्लम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जुड़ा हुआ है और इसमें दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल बताया है और रिजल्टेंट दिया है अंडर रूट 32। ऑप्शंस दिए हैं आपके पास में 2, 4, 8 और 16। तो आपको दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताना है कितना रहेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसमें दोनों फोर्सेस इक्वल दिए हैं, मतलब जो दो फोर्स, सपोज मेरे पास जो दो फोर्स है उसे बोलता हूँ मैं P और Q। जैसा कि इस प्रॉब्लम में बोला है कि दोनों फोर्सेस इक्वल कंसीडर करना है, तो अपन P = P बोल सकते और अपन Q = को भी P बोल सकते। और रिजल्टेंट दिया है अंडर रूट 32 और जो एंगल दिया है दोनों फोर्सेस के बीच में का, वहाँ बोला है राइट एंगल, मतलब ये एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, वो होता है अंडर रूट P² + Q² + ट्वाइस PQ cos थीटा। अब R पुट कर दिया अंडर रूट 32, P = किया P², अपन Q को P पुट कर सकते, तो Q = किया P² + 2 × P × Q = P पुट किया इंटू cos 90। अगर ये रूट का साइन बाहर निकालना है तो दोनों साइड में स्क्वायर करना होगा। तो रूट 32 का स्क्वायर मतलब 32 और इधर का जो रूट का स्क्वायर करते हैं अपन, तो रूट कैंसिल हो जाता, तो वो हो जाएगा 32 = P² + P²। तो cos 90 हो जाएगा 0, तो वहाँ बचा P² + P² + 2 × P × P, ये टर्म पूरी 0 हो जाएंगी। मतलब अपने पास में बचा सिर्फ अब आंसर 32 = P² + P², मतलब 32 = ट्वाइस P²। देखो इधर सॉल्व किया है, 32 = ट्वाइस P², 32/2 = P², मतलब P² = 16। और अगर इसका अपन रूट लेंगे तो आ जाएगा P = 4। और जैसा कि प्रॉब्लम में बोला है कि दोनों फोर्सेस इक्वल है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा 4। इसका यूनिट प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉब्लम को। यहाँ पे अपने को दो फोर्सेस को सॉल्व करना होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ रहा है। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 50 kN आर 200 mm अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो दो फोर्सेस अनलाइक पैरेलल है, दोनों का मैग्नीट्यूड 50 kN है और दोनों को अपने को अरेंज करना है 200 mm के डिस्टेंस पे, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल फॉर्म बाय दिस टू फोर्सेस। तो ये दो फोर्सेस लगाने के बाद में मोमेंट क्या फॉर्म होगा ये अपने को निकालना है। ऑप्शन है 15, 10, 20 और 0 और यूनिट है kN/मीटर, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों फोर्सेस अनलाइक पैरेलल लगाना है और उसका मोमेंट फॉर्म करना है कितना आएगा। देखो दो फोर्स लगाए अपन ने, दोनों फोर्सेस का वैल्यू सेम है 50-50। अनलाइक पैरेलल मतलब क्या, एक अपवर्ड तो दूसरा डाउनवर्ड, और दोनों के बीच में का डिस्टेंस है 200 mm, मतलब 0.2 मीटर, क्योंकि सारे ऑप्शंस मीटर में है। तो अगर आप मोमेंट ए पॉइंट पे निकालते, अगर अपन ए पॉइंट कंसिडर करते, या इधर कंसिडर करो या उधर कंसिडर करो, कहीं भी कंसिडर करो, एक फोर्स का मोमेंट क्या होगा 0 होगा और दूसरे फोर्स का मोमेंट क्या आएगा 50 × 0.2, मतलब 50 × 0 + 50 × 0.2, मतलब इसका आंसर आ गया 10 kN/मीटर। तो 10 kN/मीटर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43 है, बाय मिस्टेक वहाँ 42 आ गया, इट इज़ अ 43rd क्वेश्चन। तो व्हेन टू फोर्सेस आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर ड्यूरिंग मोशन, कॉमा इट रिक्वायर्स मोर फोर्स इवन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस टू मूव विच इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो इसमें आपको बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन से पैरामीटर पे डिपेंड नहीं होता है। देखो ऑप्शंस दिए हैं आपके पास में, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस, फोर्स टेंडिंग टू कॉज मोशन और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। तो आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा पहले कि अपन फ्रिक्शनल फोर्स कौन से टर्म पे डिपेंड होता है ये देखेंगे पहले अपन। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड होता है क्या। तो फ्रिक्शनल फोर्स दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड होता है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F/R, मतलब वहाँ अगर अपने को नॉर्मल रिएक्शन पता नहीं है तो अपन F नहीं निकाल सकते। तो फ्रिक्शनल फोर्स R पे डिपेंड होता है। जो फोर्स हम लगाते कोई बॉडी के ऊपर, फोर्स टेंडिंग टू कॉज मोशन, उसके अपोजिट ही हम फ्रिक्शनल फोर्स लगाते, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है
वो फोर्स टेंडिंग टू कॉज मोशन पे भी डिपेंड होता है और फ्रिक्शनल फोर्स रफनेस पे भी डिपेंड होता है। और एक कुलम थ्योरी अगर आपने पढ़ी होंगी, मैंने जो अपना थ्योरी लेक्चर बताया है, इसके ऊपर जो थ्योरी लेक्चर डाला है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे फ्रिक्शन के ऊपर, उसमें बताया हुआ है कि एज़ पर कुलम्स थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन, कुलम्स ने क्या बोला है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड स्पीड। तो फ्रिक्शनल फोर्स इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, एक तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस एंड स्पीड। तो इसमें स्पीड का तो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन दिया है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस, ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द रेशो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनामिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का और डायनामिक फ्रिक्शन का रेशो बताना है आप लोगों को। इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, नन ऑफ द अबव। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होती है उसे बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो वहाँ जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम डायनामिक फ्रिक्शन। तो डायनामिक का मीनिंग होता है इसमें मोशन और स्टैटिक का मीनिंग होता है इसमें रेस्ट। देखो, तो इसमें हम लोगों को इन दो तरह के फ्रिक्शन का रेशो पूछा हुआ है, जो रेशो इक्वल टू 1 आता है, लेस देन 1 आता है, ग्रेटर देन 1 आता है, कि या कुछ भी नहीं आता है इसमें से। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर अपन। आपको मैंने थ्योरी क्लास में बताया हुआ हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड होता है। मतलब जितना ज़्यादा अपन अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अपना स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है और काइनेमेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है। देखो, एक मैंने कर्व निकाला है, एक साइड में अप्लाइड फोर्स है, दूसरी साइड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाला हुआ है। जैसा जैसा अपना फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा वैसा वैसा वो जो 45 डिग्री पे एंगल निकाला हुआ है वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स सबसे मैक्सिमम है वहाँ पे, और डायनामिक फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो छोटा है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू डायनामिक फ्रिक्शन। तो वो जो कर्व वहाँ निकाली है मैंने, वो जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको 45 डिग्री के एंगल पे, वहाँ जो फ्रिक्शन दिख रहा है एफएस मैक्स, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। एक लेवल तक जाने के बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहता है वो थोड़ा नीचे आता है और बाद में कांस्टेंट हो जाता है। तो जितना वो नीचे आया है वहाँ जो फ्रिक्शन मिलता है उसको बोलते हैं अपन डायनामिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बड़ा दिख रहा है आपको एज़ कम्पेयर टू काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस इज़ मोर देन एफ के, दैट इज़ एफ एस अपॉन एफ के इज़ मोर देन 1। एफ एस का मीनिंग दोस्तों इसके अंदर है स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन और एफ के का मीनिंग इसके अंदर है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्वार्टर सर्कल with respect to x axis which is passing through the center of a circle whose radius is 20 mm। तो आपको इसमें सीधे सीधे मोमेंट क्वार्टर सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा अगर उसका रेडियस 20 mm है, ये बताना है। आपके पास में ऑप्शंस है 3.14 सेंटीमीटर टू द पावर 4, 0.785, 0.878 और 0.393 सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है क्वार्टर सर्कल के लिए, अगर ये आपको पता होगा तो इसका आंसर आप लोग इजीली निकाल सकते। इसका भी सॉल्यूशन है अपने पास में। देखो, क्वार्टर सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप आई एक्सिस निकालते हो, आई वाई वाई निकालते हो, दोनों भी सेम ही आता। इसमें आपको आई एक्सिस पूछा है, लेकिन अगर आपको आई वाई वाई पूछा होता तो भी उसका आंसर ये रहता। ठीक है, π/16 इंटू आर टू द पावर 4, ये उसका फॉर्मूला है क्वार्टर सर्कल का। अपने को आर दिया है 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 2 टू द पावर 4 अपॉन 16, तो 2 टू द पावर 4 16 होता है, तो 16 कैंसिल हो गया, बचा पाई मतलब क्या होता है 3.14 सेंटीमीटर टू द पावर 4। इसमें ऑप्शंस आपको सारे सेंटीमीटर में दिए हुए थे, इसलिए आपको रेडियस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 डायमेंशनल एनालिसिस द इक्विलिब्रियम ऑफ पैरेलल फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिक्वायर्स। तो इसमें जो एनालिसिस बोला है वो 3 डायमेंशनल है और इसमें अपने को इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कौन सी आ सकती, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ जेड इक्वल टू 0। वो समेशन कॉमन है दोस्तों सारे ऑप्शन में, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ एम वाई इक्वल टू 0, समेशन एम जेड इक्वल टू 0। तो ये सारे ऑप्शंस पढ़ लो आप लोग। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसका जो सोल्यूशन है वो आपको समझाता हूँ मैं कि इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती। देखो, अब 3 डायमेंशन एनालिसिस दिया है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सब बताना पड़ेगा। अब अगर अपन फोर्स को अलॉन्ग द एक्स एक्सिस रखते हैं, मतलब मोमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस तो हम फाइंड आउट कर सकते। मतलब अपन को जब ये कंडीशन में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन सेटिस्फाई करना होगा तो वहाँ मोमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हम लोग सेटिस्फाई कर सकते। और जैसे कि इसमें सारे फोर्सेस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बताने हैं, तो वाई एक्सिस में तो कोई फोर्स है नहीं, मतलब समेशन एफ वाई 0 हो जाएगा। तो जो एक पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे वो ये बनती है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0
समेशन एम वाई इक्वल टू 0 और समेशन एम जेड इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। इफ़ अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस इट मे रोटेट अबाउट इट सेल्फ विदाउट मूविंग, बी कम्प्लीटली एट रेस्ट, मूव इन एनी वन डायरेक्शन, रोटेटिंग अबाउट इट सेल्फ, ऑल दी अबव। तो जब हम कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कोई बॉडी पे एक्ट करते तो ये इनमें से क्या पॉसिबिलिटी है, बॉडी के अंदर कौन से इफेक्ट दिख सकते हैं आप लोगों को, ये आपको बताना है। ठीक है, रोटेट अबाउट इट सेल्फ विदाउट मूविंग, बी कम्प्लीटली एट रेस्ट, मूव इन एनी वन डायरेक्शन, रोटेटिंग अबाउट इट सेल्फ, या ऑल दी अबव। देखो, जब हम कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स लगाते, अगर उस पर रिजल्टेंट 0 हो रहा तो बॉडी रेस्ट में रहेंगी। रिजल्टेंट 0 मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। अगर रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0 है, अगर रिजल्टेंट सी जी पे एक्ट हो रहा बॉडी के, तो बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब बॉडी अपने जगहों से दूसरे जगहों पे पहुंच सकती। और अगर रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0 है और वो अगर रिजल्टेंट अगर सी जी से दूर एक्ट हो रहा तो वहाँ बॉडी में होता रोटरी मोशन। मतलब इसमें सब ऑप्शंस करेक्ट है। इसका जो आंसर है वो है ऑल द अबव। सारे ऑप्शन सेटिस्फाई होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आप लोग जो डी ऑप्शन है वो टिक कर सकते, क्योंकि जब कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हम बॉडी पे एक्ट करते तो रिजल्टेंट के 3 चांसेस है। एक तो इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0 एक्टिंग एट सी जी, एंड नॉट इक्वल टू 0 एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कर्विलिनियर मोशन आर एंड आर माइनस आर इंटू अल्फा स्क्वेयर, आर एंड आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा एंड आर अल्फा प्लस आर अल्फा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट बताना है कर्विलिनियर मोशन के अंदर। तो कर्विलिनियर मोशन में हमेशा जो पाथ रहता है वो पैराबोलिक होता है, कर्वेचर होता है। तो जब कर्वेचर पाथ ट्रैवल करती है बॉडी, तो उसमें रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या रहता है ये आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू होता है हमेशा आर। तो जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमेशा रेडियस ही होता है, और जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो होता है आर माइनस आर इंटू थीटा स्क्वायर या अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन अल्फ़ा दिया है तो आप अल्फ़ा लिख सकते, अगर ऑप्शन थीटा दिया है तो आप थीटा लिख सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर एंड आर माइनस आर इंटू थीटा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो, इफ़ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम देन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मस्ट बी डैश विद द हॉरिजॉन्टल। वहाँ जहाँ इफ़ लिखा है वो ऑफ होना दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी हो गई है। इफ़ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम देन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मस्ट बी डैश विद द हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री। तो इसमें आपको प्रोजेक्टाइल का एंगल बताना है अगर उस प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम है। तो इसमें आपको एक कंडीशन ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब आता। देखो, अगर एक एलिमेंट को हम कोई एलिमेंट को हम थ्रो करते बाय सम वेलोसिटी, तो वो इस तरह से एक कर्विलिनियर पाथ ऑब्टेन करता है। ये जो मैंने दिखाया पाथ, ये कर्विलिनियर मोशन का पाथ है। इसका जो पैराबोला है वो ट्रेस, जो इसमें डायग्राम जो ट्रेस हुई वो पैराबोलिक ट्रेस हो रही है। तो अगर ये रेंज मैक्सिमम कब आती, इस कर्विलिनियर पाथ का जो मैक्सिमम रेंज है उसको हम शो करते आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू साइन टू अल्फ़ा अपॉन जी। और जैसे प्रॉब्लम में बोला है कि दिस रेंज शुड बी मैक्सिमम। तो ये रेंज मैक्सिमम कब आती है दोस्तों, जब साइन टू अल्फ़ा का जो आंसर होता है वो होता है 1। ये कंडीशन ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बोला है जो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है वो उसके मैक्सिमम रेंज पे निकालना है। तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज आपको कब मिलता है, जब इस इक्वेशन में आप साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको ये जो रेंज है ये मैक्सिमम मिलेंगी। तो अब 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 मतलब 90 डिग्री, मतलब अपना अल्फ़ा का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसमें जो 45 डिग्री का ऑप्शन है सी ऑप्शन, दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स डायरेक्टली ऑन अ बॉल ऑफ मास 2 kg। तो जो फर्स्ट बॉल है वो स्ट्राइक कर रहा है सेकंड बॉल पे
और सेकंड बॉल कैसा है, रेस्ट पोजीशन में है। तो फर्स्ट बॉल में कुछ वेलोसिटी है, लेकिन सेकंड बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर इम्पैक्ट इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5। ऑप्शंस आपके सामने है 0 and 1, 2 and 2, 1 and 2, 1 and 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो एक बॉल है जिसका मास है 1 kg और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड है। दूसरा बॉल है जिसका मास है 2 kg, वो रेस्ट पोजीशन में है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है। ये सब बिफोर इम्पैक्ट है। आफ्टर इम्पैक्ट जब ये बॉल सेपरेट हो जाएंगे तो आफ्टर इम्पैक्ट जो वेलोसिटी दिखाया मैंने वो दिखाया v1 और v2। बिफोर इम्पैक्ट के वेलोसिटी आपको दिए हुए है और आफ्टर इम्पैक्ट के वेलोसिटी आपको पूछे हुए हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको सिंबल है E, उसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटीज़ ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटीज़ ऑफ अप्रोच। इसी का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटीज़ आफ्टर इम्पैक्ट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटीज़ बिफोर इम्पैक्ट, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो जो E दिया है प्रॉब्लम में वो दिया है 0.5, तो इसमें अगर v2 और v1 निकालना है और u1 दिया है 2 और u2 है 0, मतलब यहाँ से अपने को इक्वेशन मिलता v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि u2 ये जो है ये रेस्ट पोजीशन पे बॉल 2 तो उसका 0 रहेगा। v2 v1 आपको निकालना है और u1 दिया है इसमें 2, तो v2 माइनस v1 का इक्वेशन आ गया, आप समझो अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गया 1, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 1। देखो इसको आगे सॉल्व किया हुआ है। अपने पास में एक और कंडीशन है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। अब u1 दिया है 2 और m1 मतलब 1 दिया है मास ऑफ फर्स्ट बॉल 1 kg और u2 0 है, मतलब ये इक्वेशन 0 हो गया, इक्वल्स टू m1 1 इंटू v1 प्लस m2 2 इंटू v2। तो यहाँ से आ गया 2 इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2, मतलब v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 1, ये पहला इक्वेशन आया था। और दूसरा इक्वेशन क्या आया 2v2 प्लस v1 इक्वल्स टू 2। अब ये इसको अगर दोनों को ऐड करते हो तो v1 v1 कैंसिल हो जाएगा, 3v2 इक्वल्स टू 3 आया, मतलब v2 इक्वल्स टू 3/3 1 मीटर पर सेकंड आ गया। और अगर इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हो v2 को, तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 1 था, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 1, तो v2 1 आया, तो v1 क्या आएगा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो v1 आ रहा 0 और v2 आ रहा 1, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो इसमें आपको थोड़ा लंबा आंसर था ये, तो इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है, ठीक है, और ये इक्वेशन पता होना ज़रूरी है, तो इसको आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉल विच इज़ थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल अल्फा रिटर्न्स टू द ग्राउंड डिस्क्राइबिंग अ पैराबोलिक पाथ ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन ए दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरा ऑप्शन दिया है स्पीड ऑफ द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट। चौथा ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब आप बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हो और वो पैराबोलिक पाथ बनाता है तो उसमें कौन सा टर्म, कौन सा वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकता है। तो जब हम कोई बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो कर्वेचर मोशन के कारण पैराबोलिक ट्रेस होता है, पैराबोलिक पाथ उसका ट्रेस होता है, तो उसमें कौन सा वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। देखो एक बॉल को थ्रो किया, देखो आप कोई भी पोजीशन पे अगर बॉल को लेके जाओगे तो वहाँ आपको दिखेगा डायग्राम के अंदर जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप बॉल को ऊपर ऊपर फेंकते जाते हो ड्यू टू ग्रेविटी उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा ग्रेविटी के कारण उसका वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन उसका जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन 0 होता है, जिसके कारण उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज केप्ट ऑन इट। जब एक ब्लॉक, एक स्प्रिंग के ऊपर अपन ने एक वेट रखा 100 न्यूटन का, तो उसका डिफॉर्मेशन कितना आएगा अगर उसका स्टिफनेस दिया है स्प्रिंग का 1000 न्यूटन पर मीटर। तो इसमें आपको एक स्प्रिंग के ऊपर एक ब्लॉक का वेट रखना है 100 न्यूटन का और उसमें उसका डिफॉर्मेशन पता करना है, स्प्रिंग कितना डिफॉर्म होगा, और अगर आपके पास में स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग दिया है 1000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ऑप्शन है 10, 0.1, 0.01 और 1 मीटर। तो ये सारे ऑप्शन डेल्टा के हैं, इसमें आपको डिफॉर्मेशन मतलब डेल्टा निकालना है। तो आपको स्टिफनेस का बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग निकालने का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन। इसमें फोर्स मतलब वेट दिया है अपने पास में ब्लॉक का, तो वो है 100 न्यूटन, और
स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग दिया है 1000 न्यूटन पर मीटर, तो सीधा अपन ने डिफॉर्मेशन के लिए फोर्स अपॉन स्टिफनेस कर लिया। डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन स्टिफनेस, फोर्स है 100 और स्टिफनेस है 1000, मतलब इसका आंसर आ गया 0.1 मीटर। तो इसमें इस प्रॉब्लम में डिफॉर्मेशन 0.1 मीटर तक के हो सकता, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 53। तो ये 53rd क्वेश्चन था अपना। टोटल 14 क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखो आप, इफ़ u1 एंड u2 आर द वेलोसिटीज़ ऑफ टू मूविंग बॉडीज इन द सेम डायरेक्शन बिफोर इम्पैक्ट and v1 and v2 are the velocities after impact, then coefficient of restitution is given by। तो ये थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, ये क्वेश्चन पूछा था एक बार वापस। तो इसमें आपको बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 अपॉन v1 माइनस v2, u2 प्लस u1 अपॉन v2 प्लस v1। तो सबसे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेसोल्यूशन निकालने के लिए अपन ने पीछे प्रॉब्लम सॉल्व किया है ऑलरेडी एक। उसका फार्मूला क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज़ उसी को बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। तो इसमें आपको जो बिफोर इम्पैक्ट की वेलोसिटी दी है वो दी है u1 और u2, और जो आफ्टर इम्पैक्ट के बाद में की वेलोसिटी दी है वो दी है v1 और v2। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, E इज इक्वल टू वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट मीन्स v2 माइनस v1 और वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट मीन्स u1 माइनस u2। तो ऑप्शन बी जो दिया है दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों।